कभी सोचा है कि एक ऐसी प्रक्रिया को कैसे उल्टा किया जाए जो खुद को बार बार अनंत बार दोहराती हो? आज हम इसी मजेदार चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में उतरेंगे। फीलिक्स क्लेन ने कहा था कि गणित मतलब मैथ्स स्वयं स्पष्ट चीजों का विज्ञान है। लेकिन आज हम जिस आइडिया की बात करने वाले हैं वो पहली नजर में बिल्कुल भी स्वयं स्पष्ट नहीं लगता, और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है। साइन और कोसाइन जैसे फंक्शंस के बारे में सोचिए। ये तो लहरों की तरह हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो फिर इन्हें उल्टा या अंडू कैसे किया जा सकता है? चलिए तो इस पैराडॉक्स या कह लीजिए विरोधाभास की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, इन्वर्स बनाने का एक बहुत ही बेसिक नियम होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस नियम को बड़े ही मजेदार तरीके से तोड़ते हैं। तो इन्वर्स के लिए एक गोल्डन रूल है, हर आउटपुट के लिए सिर्फ एक और सिर्फ एक ही यूनिक इनपुट होना चाहिए। एकदम सीधी सादी जोड़ी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस नियम को मानते ही नहीं। वहां तो एक ही आउटपुट कई अलग अलग इनपुट से आ सकता है, जिससे एक उलझा हुआ सा जाल बन जाता है। जरा साइन फंक्शन के ग्राफ को इमेजिन कीजिए। वो एक कभी न खत्म होने वाली लहर है ना? अब अगर उस पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए तो वो उस लहर को अनगिनत जगहों पर काटेगी। इसका सीधा मतलब है कि एक ही आउटपुट के लिए बहुत सारे इनपुट्स हैं, और बस इसीलिए इसका सीधा सीधा इन्वर्स बनाना वो मुमकिन ही नहीं है। तो जब नियम टूट रहे हो तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं? वो खेल का मैदान ही बदल देते हैं, और उन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला वो सच में बहुत ही स्मार्ट है। वो पूरी अनंत लहर को देखने के बजाय उसके बस एक छोटे से हिस्से पर फोकस करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रिपीटिंग पैटर्न को एक छोटी सी खिड़की से देखा जा रहा हो। हम बस एक ऐसा हिस्सा चुन लेते हैं जहां वो लहर खुद को दोहरा नहीं रही है। साइन फंक्शन के लिए वो जादुई खिड़की है -π/2 से लेकर π/2 तक। इस छोटे से हिस्से में हर आउटपुट का सिर्फ एक ही इनपुट होता है। मतलब हमने एक तरह से उस पूरे बेकाबू फंक्शन को लिया और उसका एक छोटा वेल बिहेव वर्जन बना दिया, जिसका अब एक वैलिड इन्वर्स हो सकता है। और मैथ्स की भाषा में इसी सावधानी से चुने गए हिस्से को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान शाखा कहते हैं। ये एक तरह का समझौता है कि सब लोग इसी एक हिस्से का इस्तेमाल करेंगे ताकि सबके जवाब एक जैसे और कंसिस्टेंट हों। यही वो मास्टर चाबी है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूरी दुनिया का ताला खोलती है। और इसे देखने का एक बड़ा ही खूबसूरत तरीका भी है। सोचिए, हमारे उस रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर y = x वाली लाइन पर एक शीशा रख दें तो उस शीशे में जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो और कुछ नहीं बल्कि इनवर्स फंक्शन का ही ग्राफ होगा। कितनी कमाल की सिमेट्री है ना? ठीक है, तो हमने साइन के लिए तो कोड क्रैक कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या यही लॉजिक बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर भी लगाया जा सकता है? चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। और जवाब है बिल्कुल। वही डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाली तकनीक कोसाइन, टैंजेंट और बाकी सब पर भी काम करती है। हमें बस हर फंक्शन के लिए एक अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब एक अलग खिड़की चुननी पड़ती है। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर दिखाती है। गौर कीजिए, हर फंक्शन की अपनी एक यूनिक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जैसे साइन इनवर्स x के लिए हम -π/2, π/2 लेते हैं, लेकिन कॉस इनवर्स x के लिए 0, π लिया जाता है। ऐसा करने से यह पक्का हो जाता है कि हर फंक्शन के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वेल बिहेव्ड इनवर्स मौजूद है। अच्छा, अब जब हम इनवर्स फंक्शंस की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये जो छोटा सा पावर -1 यहां दिखता है ना, ये कोई पावर नहीं है। ये इनवर्स लिखने का एक तरीका है, एक नोटेशन है। इसका मतलब 1/sin x बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो फंक्शन जो sin x को अनडू करता है। तो सवाल उठता है कि ये सारी गणित की मशक्कत की क्यों गई? क्योंकि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल पहेली नहीं है। इन इनवर्स फंक्शंस के बहुत ही रियल और पावरफुल यूजेस हैं। कैलकुलस में कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करना इनके बिना नामुमकिन होता है। और इंजीनियरिंग की दुनिया में सोचिए, एक रोबोटिक आर्म को कोई चीज उठाने के लिए किस एंगल पे घूमना होगा, या एक पुल को सपोर्ट देने के लिए सही एंगल क्या होना चाहिए, इन सभी कैलकुलेशंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही काम आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जड़ें 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जब आर्यभट्ट जैसे महान भारतीय गणितज्ञों ने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की नींव रखी थी। और एक दिलचस्प बात,
साइन इनवर्स एक्स जैसा नोटेशन जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं ये कब आया? इसे 1813 में एस्ट्रोनॉमर सर जॉन हर्शल ने प्रपोज किया था। इससे पता चलता है कि मैथ्स की भाषा भी समय के साथ साथ इवॉल्व होती है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने एक अनंत रिपीटिंग पैटर्न को समझने के लिए उसे एक छोटे से हिस्से में समेट दिया। क्या यही तरीका, यही रिस्ट्रिक्टेड व्यू वाला अप्रोच हमारी दुनिया के दूसरे कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग पैटर्न्स को समझने में भी हमारी मदद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।